Hello everyone, myself Parveen Yadav, Assistant Professor in CSC and BCA Department in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to discuss one more important topic, that is exception handling, and the second one is automatic memory management in .NET. सो हमारे पास दो चीजें हैं यहाँ पर. द फर्स्ट वन इज एरर. बेसिकली एरर्स हमारे पास क्या है कि जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हो उस टाइप की जितनी भी कंडीशंस हमारे पास जनरेट होती हैं वो हमारे पास एरर्स होते हैं. और एक्सेप्शन हमारे पास बेसिकली होते हैं जिसकी हम चांसेस हैं कि जिसका हमें भी एक लेवल तक हमें पता है कि यस इस टाइप की कुछ एरर जनरेट हो सकती हैं. तो जिन जो हमें पता होता है हम उसको बोल सकते हैं एक्सेप्शन. और जिस चीज के बारे में हमें पता ही नहीं है, जिस एरर के बारे में हमें पता ही नहीं है, वो हमारे पास हो जाएगा एरर्स. सो बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सी शार्प इज टू प्रोसेस हैंडल रन टाइम एरर्स. जो हमारे पास रन टाइम पे जो भी एरर्स क्रिएट होते हैं उस टाइप के एरर्स को हैंडल करने के लिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं. एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली हम लोग कोई भी आपके एक प्रोग्राम में कोई भी एक्सेप्शन अगर जनरेट हो रही है और हम चाहते हैं कि वो प्रोग्राम एक्सेप्शन जनरेट होने के बाद भी एक स्मूथ वे में एक एक फ्लो में एग्जीक्यूट होता रहे, तो वो जो सारी चीजें हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग. कि किस तरीके से हमारे पास एक्सेप्शन जनरेट हुई है, कैसे वो एक्सेप्शन थ्रो हुई है, फिर कैसे उस एक्सेप्शन को कैच किया गया है, फिर कैसे वो एक्सेप्शन का सारा वर्क होने के बाद उस एक्सेप्शन के बाद भी किस तरीके से प्रोग्राम वहाँ पे बाद में एग्जीक्यूट हुआ है, जो उसके नेक्स्ट प्रोसीजर है वो सारे के सारे या नेक्स्ट जो भी फंक्शन है जो नेक्स्ट आगे का जो भी कुछ है वो किस तरीके से वर्किंग कैसे वर्क फ्लो आगे प्रोसीड हुआ है. सो यहाँ पे हमारे पास इन सी शार्प एक्सेप्शन इज एन इवेंट और ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन एट रन टाइम. जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद जब रन टाइम में जाता है तो उस टाइम पे जो आपके एक्सेप्शंस क्रिएट होती हैं, जो भी एक्सेप्शन जनरेट होती हैं वो एक्सेप्शंस वहाँ पे थ्रो की जाती हैं. और वो थ्रो होती है पर्टिकुलरली एक ऑब्जेक्ट के थ्रू. और हमारे पास जो भी एक्सेप्शंस होती हैं वो एक पर्टिकुलर क्लास है, जिस क्लास के अंदर वो सारी की सारी वहाँ पे होती हैं, दैट इज सिस्टम डॉट एक्सेप्शन. जो ये हमारे पास बेसिकली मेन क्लास है सिस्टम डॉट एक्सेप्शन. इस क्लास के अंदर हमारे पास जितनी भी आपकी एक्सेप्शन से रिलेटेड है वो सारी की सारी इसके अंदर होंगी. इट्स अ रन टाइम एरर विच कैन बी हैंडल, जिसको हम हैंडल कर सकते हैं. इफ यू डोंट हैंडल द एक्सेप्शन इन प्रिंट एक्सेप्शन मैसेज एंड टर्मिनेट्स द प्रोग्राम. सो ये हम चीज जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे उस टाइम पे देखेंगे कि किस तरीके से हमारा एग्जीक्यूशन चलता है. एडवांटेज वही है कि नॉर्मल फ्लो जो मेरे पास एप्लीकेशन का है या कोई भी आपका पास प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को वो नॉर्मल फ्लो हमारा होता रहे, वहां पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े. तो उस टाइप का जो भी कोड उस टाइप के जो भी फंक्शन है वो सारे के सारे इजीली एग्जीक्यूट वहां पे हो जाए. जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख भी रहे हो कि अगर हमारे पास प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम की पूरी एक प्रोग्राम के अंदर आपने काफी सारी वर्किंग की हुई है. जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो हम एग्जाम्पल से रिलेटेड भी करेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे. डिवीजन बाय जीरो, ये आपकी कोई अर्थ में एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स एक्सेप्शन हो रखी है. मींस जिस केस में आपका एरे हमने एरे का साइज जो है वो 5 या 10 सेट किया हुआ है, लेकिन हम उसमें 11th लोकेशन पे कोई वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो हो जाएगी हमारे पास एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की क्लासेस हैं जो हमारे पास एक्सेप्शन क्लास के अंदर है. वो कौन कौन सी हैं वो यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ये आपके पास है डिवाइड बाय जीरो. मींस कि जब हम किसी भी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करते हैं तो उस टाइम पे जो एक्सेप्शन जनरेट होती है वो होती है हमारे पास डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन. नल रेफरेंस मींस कि वहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट बना रखे हो किसी को रेफरेंस नहीं कर रहा, उस टाइम पे हमारे पास क्या आ जाएगा नल रेफरेंस. इनवैलिड एक्सेप्शन, इनवैलिड कास्ट एक्सेप्शन, जहाँ पे आपके पास कास्टिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी तो वो आ जाएगी इनवैलिड कास्ट एक्सेप्शन. उसके बाद आईओ और आईओ इनपुट आउटपुट एरर. मींस आपके पास कोई फाइल क्रिएट नहीं है लेकिन आप उस फाइल को भी ओपन करना चाह रहे हो, आपके पास कोई फाइल है ही नहीं और आप चाहते हो कि वो फाइल ओपन हो, तो वो हमारे पास आईओ एक्सेप्शन के अंदर जनरेट होंगी. और आपकी एरे आउट बाउंड इंडेक्स भी है. स्ट्रिंग से रिलेटेड भी कुछ ऐसी एक्सेप्शन है जिसको आप स्ट्रिंग एंटर करना चाह रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई कैरेक्टर ऐड करना चाह रहे हो तो वो नहीं हो पा रहा, तो वो सारे के सारे यहाँ पे जनरेट होते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे आप लोग चार कीवर्ड्स यूज करोगे एक्सेप्शन के अंदर: ट्राई, कैच, फाइनली और थ्रो. मेन हम ये तीन ब्लॉक यूज करेंगे. डेट इज ट्राई ब्लॉक, जिसके अंदर हमारा पास जिस कोड पे हमें डाउट होगा उस कोड को हम यहाँ पे
डालेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर, और फिर वो ब्लॉक हमारे पास वहां पे एक ट्राई ब्लॉक क्या करता है कि जो भी एक्सेप्शन जनरेट हो रही है उस एक्सेप्शन को वो थ्रो कर देता है, और कैच ब्लॉक उस एक्सेप्शन को कैच कर लेता है। देन फाइनली आपके पास एक ऐसा कीवर्ड है जो कि अगर आपके पास एक्सेप्शन जनरेट हो रही है उस केस में भी एग्जीक्यूट होगा, और एक्सेप्शन अगर जनरेट नहीं हो रही है तो उस केस में भी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट बात करें जस्ट ट्राई और कैच ब्लॉक के बारे में, तो ट्राई बेसिकली सपोज कि हमारे पास ए डिवाइड बाई बी है और ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 0 है, तो उस केस में क्या होगा, एक्सेप्शन डिवीजन बाय 0 है क्योंकि बी से हम ए डिवाइडेड बाई बी कर रहे हैं वहां पे, तो वो क्या होगा, वो एक्सेप्शन वहां से थ्रो होगी ट्राई ब्लॉक से, कैच वाला जो ब्लॉक है उसको कैच करेगा, वहां से वो पर्टिकुलरली एक्सेप्शन को प्रिंट करा देगी कौन सी एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये इसके बाद यहाँ पे जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ है, इसके बाद एग्जांपल भी करेंगे। तो बेसिकली ये है हमारे पास, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज परफॉर्म्ड बाय ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट इन द ट्राई ब्लॉक इन सी शार्प इज यूज्ड टू प्लेस द कोड दैट में थ्रो एक्सेप्शन। वो कोड जो कि एक एक्सेप्शन को थ्रो करेगा वो हमारे पास किस ब्लॉक में आएगा, ट्राई ब्लॉक में, और कैच ब्लॉक आएगा उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जो कि ट्राई ब्लॉक ने थ्रो की है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपका है ट्राई ए इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 0, ए बाई बी, कैच की एक्सेप्शन, और यहाँ पे जो एक्सेप्शन जनरेट होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी और रेस्ट ऑफ द कोड फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ट्राई ब्लॉक नहीं लगाते हैं, ये वाला पोर्शन यहाँ पे नहीं लगाते, तो ये जो ट्राई ब्लॉक अगर हम यूज नहीं करते हैं तो हमारा रेस्ट पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या दे रखा है कि हमने यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा था, सिर्फ क्लास नेम हमारी क्या है, एक्सेप्शन है, तो वही हमने यहाँ पे लिखी है और ये यहाँ पे आ गया है। इसके बाद अब चलते हैं फाइनली ब्लॉक पे। Finally, block is used to execute important code which is to be executed whether the exception is handled or not. It must be preceded by catch और try block. Means finally block मेरा दोनों ही केस में execute होगा, इधर एक्सेप्शन जनरेट हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन ये हमारे पास ट्राई और जब कैच हम यूज करेंगे उसके बाद ही हम फाइनली ब्लॉक को यूज कर सकते हैं, और उसका यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। ठीक है, आपके नोट्स के अंदर। ठीक है, तो ये हम अपने टर्मिनल पे चलते हैं और टर्मिनल पे चल के इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से मेरे पास ये वर्किंग होगी इसकी। तो यहाँ पे हम अपने टर्मिनल पे अब क्या करते हैं कि एक एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या लिखा है यहाँ पे, सपोज कि हमने लिख दिया इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 0, c एक और वेरिएबल लिया, और अब हम क्या चाहते हैं कि c इज इक्वल्स टू a बाई b। ठीक है, और हम चाहते हैं कि c की वैल्यू भी प्रिंट हो जाए। ये हमने यहाँ पे कर दिया, और हमने c की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए c इज, और यहाँ पे c, अब हम इसको रन करते हैं। तो आप देख रहे हो कि आउटपुट में क्या आया है कि रन टाइम एक्सेप्शन अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाय 0। ठीक है, यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है console डॉट राइट लाइन हेलो, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रन नहीं हुई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो ब्लॉक है हम इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ अभी, ए इज इक्वल्स टू 0, ए इक्वल टू 10, बी इज इक्वल्स टू 0, सी, तो हम इस वाले पोर्शन को यहाँ पे ट्राई, ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ से उठाई, कंट्रोल एंड किया, और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये वाला काम हमारा हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, अपना कैच। कैच में हमारी कौन सी क्लास थी, एक्सेप्शन क्लास, तो हमने एक्सेप्शन यहाँ पे यूज किया, उसका एक ऑब्जेक्ट यूज किया, देन ये, और इसके अंदर हमें कोई स्टेटमेंट प्रिंट करानी है, वो स्टेटमेंट हमने सपोज करो अभी के लिए कंट्रोल कॉपी करके कंट्रोल सी कर दिया, और हमें क्या कर पता करना है कि कौन सी एक्सेप्शन है। जैसे अभी तो यहाँ पे अटेम्प्टेड बाय 0 ये सारा कुछ लिखा है, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट हो, यहाँ पे इसके थ्रू। ठीक है, तो अब हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या हुआ अब, कि सिस्टम डिवाइड बाई
जीरो अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाई जीरो। ठीक है, और यहाँ पे जब अटेम्प्टेड बाय जीरो है तो सी पे यहाँ पे वाली जो वैल्यू है इसने क्या किया कि एक एक्सेप्शन थ्रो की तो कैच ब्लॉक के पास गई, कैच ब्लॉक ने यहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडल किया, ई ऑब्जेक्ट हमने प्रिंट कराया तो वो सारा का सारा यहाँ पे ये प्रिंट आ गया आपके लिए। ठीक है, इसके बाद ये आपका क्या हो गया, हेलो, ये वाला भी आपका एग्जीक्यूट हो गया जब हमने इस वाली पर्टिकुलर एक्सेप्शन को वहां पे हैंडल कर लिया। और जब हम ये वर्क नहीं करते, ये वाला अगर वर्क यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं तो हम क्या चेक करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है आपकी जो हमने पहले वर्क किया था, तो उसमें जब हमने यहाँ पे हेलो स्टेटमेंट दी हुई थी तो वो भी आपकी प्रिंट नहीं हो रही थी। ठीक है, तो ये तो आपका ये डिफरेंस हो गया। अच्छा, दूसरा अब हम यहाँ पे एक चीज और करते हैं, यहाँ पे हमने जस्ट क्या चेंज किया है, पहले यहाँ पे हमने ई ऑब्जेक्ट पास किया हुआ था, अब हमने लिख दिया एक्सेप्शन इज, ताकि ये क्लियर हो जाए कि हमारे पास जो ये वाली लाइन है वो किसके थ्रू जनरेट हो रही है, कि किसके थ्रू वो प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पे किसके थ्रू प्रिंट हुई है, एक्सेप्शन इज, ये आप देख रहे हो यहाँ पे आपका आउटपुट में आ गया। और ई जो है वो उसने आपका यहाँ पे बताया कि जो हमारे पास जो एक्सेप्शन जनरेट हो रही है वो हो रही है सिस्टम डॉट डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन। ठीक है, अब ये वाला जो प्रोग्राम है इसको सिंपल एक चीज और करके देख लेते हैं यहाँ पे कि फाइनली ब्लॉक। तो हम यहाँ पे चलते हैं और फाइनली ब्लॉक में अगर हम इसको, ये आपका यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो फाइनली ब्लॉक में अगर हमने वैल्यू डाल दी फाइनली, तो हमारे पास सिंपल ये फाइनली ब्लॉक मीन्स आप जो भी चाहते हो इसके बाद जितना भी आपका रेस्ट पार्ट है उसको आप फाइनली ब्लॉक में डाल सकते हो। जो भी आप चाहते हो कि पर्टिकुलर अगर इस पर्टिकुलर पोर्शन में एक्सेप्शन जनरेट हो जाए तो आपका फाइनली ब्लॉक तो एग्जीक्यूट हो ही हो। तो यहाँ पे हम अभी यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे लिख देते हैं हेलो BCA 6। तो यहाँ पे ये क्या हुआ आपका, फाइनली ब्लॉक भी आप देख रहे हो कि आपका एग्जीक्यूट हो गया है हेलो BCA 6, और यहाँ पे आपका हेलो BCA 6 प्रिंट हो गया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक माइनर चेंजेस करते हैं सो डेट कि अगर हमारा प्रोग्राम इनपुट यूजर से ले, अभी तो हमने वैल्यूज को फिक्स किया हुआ है, तो ये है कि क्लियरली हमारे पास हर बार एक्सेप्शन जनरेट होगी ही होगी। लेकिन अगर हमारा यूजर, अगर हम लोग बोले कि मेरा प्रोग्राम यूजर से इनपुट ले, तो उस टाइम पे हमारे पास दोनों चांसेस होंगे कि एक्सेप्शन जनरेट भी होगी और नहीं भी होगी। तो उस केस में देखेंगे कि हमारा फाइनली ब्लॉक रन करेगा या रन नहीं करेगा। सो बेसिकली हम यहाँ पे अब क्या करते हैं कि ये सारी जितनी भी वैल्यूज है इसको हमने यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे कर लिया है, तो यहाँ पे जस्ट एक स्टेटमेंट यूज करते हैं अब। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा जो डॉट नेट है वो स्ट्रिंग में वैल्यू लेता है, तो हमने यहाँ पे इसको यूज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल के अंदर वैल्यू को स्टोर करा देंगे किसके थ्रू, console डॉट रीड लाइन के थ्रू, console डॉट रीड रीड लाइन के थ्रू हम क्या कराएंगे यहाँ पे वैल्यू को। ठीक है, और इसको फिर क्या करते हैं, इसको हम ए के अंदर कन्वर्ट करके स्टोर करा देते हैं, कन्वर्ट टू यहाँ पे आपका होगा इंटीजर। तो हमने इंटीजर 64 में इसको चेंज कर, इंटीजर 32 में 64 में जो भी आपका सिस्टम सपोर्ट करता है उसमें हमने चेंज करा दिया और वैल्यू को यहाँ पे डाल दिया। अब ऐसे ही सेम केस हमने बी के लिए करा दिया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बी। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। चलो पहले अब एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे अगर हमारे पास ये वैल्यू, चलो अभी रन कर देते हैं इसको पहले। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए एंड बी बोली, हमने क्या किया कि 25, बी की वैल्यू हमने वैल्यू डाल दी 25, बी की वैल्यू डाल दी हमने 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सी की वैल्यू क्या मिली, 5। ठीक है, और हेलो BCA 6 भी आपका फाइनली जो ब्लॉक था वो एग्जीक्यूट हो गया। अब हम दोबारा रन करते हैं इस चीज को, हमने वैल्यू डाल दी 25 और बी की वैल्यू यहाँ पे हमने 0
और अब देख रहे हो अब क्या हो रहा है, एक्सेप्शन इज डिवाइड बाय जीरो। तो बेसिकली हमने एक्सेप्शन के बारे में क्या बोला था कि जिस चीज का हमें पता हो कि यहाँ पे एक एरर जनरेट हो सकता है एट द रन टाइम पे, तो वो जितनी भी कंडीशंस है उनको हम एक्सेप्शन के अंदर इंक्लूड करते हैं। और जिस चीज का हमें ना पता हो कि यहाँ पे कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इस टाइप का एरर क्रिएट हो सकता है, तो उस उनको हम पर्टिकुलरली बोलते हैं एरर्स। ठीक है। यहाँ पे जो मैं एक बीच में बात कर रहा था एरर उससे रिलेटेड कि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग ही क्यों लिया, आप देखोगे कि यहाँ पे जब हम इस चीज को इंटीजर कर देते हैं तो हमारा जो है वैल्यू कंपाइल टाइम एरर आ रहा है, कांट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंटीजर। मींस यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो सी शार्प है डॉट नेट है वो यहाँ पे वैल्यूज को क्या करती है, स्ट्रिंग टाइप हमें कन्वर्ट करना ही होता है स्ट्रिंग वेरिएबल में। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपल सा एक आपका वे था। तो यहाँ पे आप इस प्रोग्राम में दोबारा एक बार मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। हमने क्या किया, पहले जो डिस्क्राइब जो भी यहाँ पे हमने वर्क किया है वो आप लोगों ने देख लिया होगा। यहाँ पे बेसिकली इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया, क्या है कि तीन वेरिएबल लिए हैं हमने, दो की वैल्यूज हमने यूजर से इनपुट कराई है, और जो थर्ड फोर्थ वेरिएबल लिया है वो हमने स्ट्रिंग टाइप का लिया है। तो दो की जब वैल्यूज को इंसर्ट कराया है तो हमने पहले उसको वैल्यू के अंदर स्टोर करा लिया जो कि मेरे पास स्ट्रिंग टाइप है, और फिर इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर टाइप में और ए के अंदर वैल्यू को स्टोर करा दिया। ये ऐसे ही फिर बी के केस में किया। अब हमें पता है कि यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है ए डिवाइड बाई बी वाली केस में, तो हमने उस पर्टिकुलर ब्लॉक को कैच ब्लॉक के अंदर डाल दिया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हमने दूसरे बाद में एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया नेक्स्ट पोर्शन में। ठीक है, और ऐसे ही फिर हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, फाइनली ब्लॉक को हमने एग्जीक्यूट करा दिया। ठीक है, तो जब फाइनली ब्लॉक को हम ये सारा एग्जीक्यूट कराएंगे तो यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे 25, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी दिस वन, और यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 6 बिकॉज हमने इंटीजर वहां पे लिया हुआ है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट से। इसके बारे में हमने जब यूनिट नंबर 1 स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे भी हमने यूनिट नंबर फर्स्ट में दिखा रखा था कि बताया भी था कि यहाँ पे जो चीजें हमारे पास होंगी वो क्या होंगी, गार्बेज कलेक्टर एक टेक्निक है जो कि डॉटनेट के अंदर हम लोग यूज करते हैं, जिसके थ्रू हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का सिस्टम भी है। तो यहाँ पे बेसिकली कंप्लीटली थियोरेटिकल पोर्शन है। तो सी शार्प पे एम्प्लॉयज automatic memory management which frees developers from manually allocating and freeing the memory occupied by objects। हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट कोई ना कोई मेमोरी स्पेस लेता है हमारा। तो जो ऑब्जेक्ट हमारे पास रिक्वायर्ड है, जो जिस ऑब्जेक्ट की हमारे सिस्टम हमारे प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट है, वो ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर मेमोरी को वहाँ पे एलोकेट करके रखेगा अपने पास। और जिस ऑब्जेक्ट को वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है या काफी टाइम हो गया है तो उसको हम गार्बेज कलेक्टर टेक्निक के थ्रू वो पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस वहाँ से फ्री हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी कुछ मेमोरी के जो मेमोरी मैनेजमेंट है इसकी कुछ लाइफ साइकिल है। तो फर्स्ट है यहाँ पे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड मेमोरी एलोकेटेड फॉर इट, इफ द देन कंस्ट्रक्टर, अगर आपके प्रोग्राम में तो कंस्ट्रक्टर रन होगा एंड और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एक तरीके से वो अपना वहाँ पे मेमोरी स्पेस लेके और वर्किंग स्टार्ट करेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पे कि इफ द ऑब्जेक्ट can't be accessed by any possible continuation of execution other than the running of destructors, the object is considered no longer in use। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट को काफी टाइम से हम लोगों ने यूज नहीं किया हुआ है, काफी टाइम से हमारे प्रोग्राम में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्ट्रक्टर और गार्बेज कलेक्टर टेक्निक के थ्रू भी हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को वहां से फ्री करके और उस मेमोरी स्पेस को फ्री कर सकते हैं। द C sharp compiler and the garbage collector may choose to analyze code to determine which reference to an object may be used in the future, कि कौन सा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपका अभी यूज में होगा, रिसेंट यूज में होगा या नहीं होगा। तो वो गार्बेज कलेक्टर C sharp compiler और गार्बेज कलेक्टर के थ्रू ये वर्क वहाँ पे पॉसिबल है। अगर एग्जांपल के लिए बात करें तो यहाँ पे है कि अगर एक लोकल वेरिएबल है हमारे स्कोप के अंदर जिसका की रेफरेंस हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के थ्रू है, बट द लोकल वेरिएबल इज नेवर रेफर टू एनी पॉसिबल कंटिन्यूशन, कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल की कोई रेगुलरली कंटिन्यूशन वे में रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे, तो द गार्बेज कलेक्टर में ट्रीट द ऑब्जेक्ट एज नोन इन नो लॉन्गर इन यूज। उसके बाद वंस द ऑब्जेक्ट इज एलिजिबल फॉर डिस्ट्रक्शन एट सम अनस्पेसिफाइड लेटर टाइम द डिस्ट्रक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रन। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे तो हमारे पास डिस्ट्रक्टर रन होगा, और उस पर्टिकुलर डिस्ट्रक्टर से क्या होगा, फॉर द ऑब्जेक्ट इज रन ओनली वंस, तो वो क्या डिस्ट्रक्टर क्या करेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को वहां से रिमूव कर देगा और उस पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस को फ्री कर देगा। वंस द डिस्ट्रक्टर फॉर एन ऑब्जेक्ट इज रन
if that object can't be accessed by any possible continuation of value, including the running of destructor, the object is considered inaccessible and objects becomes eligible for collection. Finally, at some time after the object becomes eligible for collection, the garbage collector frees the memory associated with that ऑब्जेक्ट मीन जब हमारे पास एट लास्ट में जब ऑब्जेक्ट वहाँ पे किसी भी वर्क में उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कोई भी वर्क नहीं है वहाँ पे, तो हमारे पास गार्बेज कलेक्टर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर मेमोरी को फ्री करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए वहाँ पे स्पेस क्रिएट कर देते हैं. द गार्बेज कलेक्टर मेंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट यूसेज and uses this information to make memory management decisions such as where in memory to locate a newly created object, when to relocate an object and when an object is no longer in use. मीन्स के गार्बेज कलेक्टर के थ्रू हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हमारे कंटिन्यूशन में उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कोई भी रेफरेंस नहीं है, आइदर किसी मेथड से या किसी आपका मेंबर फंक्शन से, अगर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कोई भी रेफरेंस वहाँ पे नहीं है इन कंटिन्यूशन वे में, तो मेरा डिस्ट्रक्टर या गार्बेज कलेक्टर टेक्निक के थ्रू हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को वहाँ से कलेक्ट करके और उस पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस को वहाँ पे फ्री कर देते हैं फॉर द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे पास नियर फ्यूचर में जो दूसरा या तीसरा जो भी ऑब्जेक्ट को वो पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस इजीली वहाँ पे मिल जाए. तो ये आज आपका टॉपिक था जो कि आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड एरर और आपका ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट. तो यूनिट नंबर 4 से एक टॉपिक आपका बचता है, दैट इज फाइल हैंडलिंग, वो नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे.